हेलो साथियों, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। ये वीडियो जो है खास करके ये जो आगामी 8वीं चरण की वैकेंसी आने वाली है बिहार शिक्षक की, 6 से लेकर के 8 के लिए, उसके लिए जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी अगर क्वेश्चन उठाता है तो एससीईआरटी या फिर एनसीईआरटी के बुक से क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाता है। ठीक है। इसके अलावा बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जैसे वर्तमान में मान लीजिए बिहार एसएससी का एग्जाम जो है होने वाला है, इसमें साइंस का क्वेश्चन जो है इससे रह सकता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग जो है 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक लगभग 6 क्लास का कवर कर लिया है, एकदम लाइन बाय लाइन एससीईआरटी का। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17, जिसका शीर्षक है वायु। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है 6 लेवल पर वायु के बारे में जानने वाले हैं। नहीं, सबसे पहले वायु के बारे में कुछ बेसिक चीज जानेंगे जो कि आपके एससीईआरटी के बुक में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वायु तो कह रहा है कि वायु जो है गैसों का मिश्रण है। वायु में जो है मुख्य रूप से कौन कौन से गैस रहता है, देखिए इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन जैसे गैसें रहती है। ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, इन गैसों के अलावा वायु में धूल कण और जलवाष्प भी होते हैं। वायु का कोई रंग नहीं होता और यह सभी दिशाओं में अपना प्रभाव डालती है। तो वायु का रंग कोई नहीं होता है, ये जितनी भी दिशाएं होती है सभी दिशाओं में क्या करती है, अपनी प्रभाव डालती है। इसके बाद क्या है, देखिए प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। नहीं, प्रकृति में जल चक्र होता है। जल चक्र के बारे में हम लोग पिछले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो है क्या होना चाहिए, जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। किसी पदार्थ को जलने के लिए वायु आवश्यक है। तो ये सब जो है वायु के गुण है। अब मान लीजिए कोई भी पदार्थ को जलाइएगा तो बिना वायु का जलना संभव नहीं है। नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मोमबत्ती जल रहा है, उस पर एक गिलास ले और उसको ढक दे तो क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। इससे यही सत्यापित होता है कि जलने के लिए क्या होता है, वायु का होना अर्थात हवा का होना आवश्यक है। इसी में एक पॉइंट है वायुमंडल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए वायुमंडल क्या होता है, तो कह रहा है हमारी पृथ्वी वायु की एक परत से घिरी हुई है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है ना, ये वायु की एक परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। ठीक है, तथा इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी जो है चारों ओर क्या है, वायु से घिरी हुई है। नहीं, चारों ओर वायु का जो है क्या है, आवरण है। इसी आवरण को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ पर, जो आपके एससीईआरटी के बुक में दिया गया है। अगर आप पर्वतरोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाता है। मान लीजिए कोई पर्वतरोही है, उसे अगर पर्वत पे चढ़ना हो तो अपने साथ जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जो है क्यों जाता है। देखिए क्या करा है, पर्वतरोही ऊंचे पर्वत पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाता है क्योंकि अब यहाँ से बहुत सारे पॉइंट बनने वाले हैं, जो कि एससीईआरटी के बुक में दिया गया है। क्या करा, देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाती है। हम जब जब जो ऊंचे ऊंचे जाते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन लेवल जो है घट जाता है। ठीक है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, जिससे हवा जो है क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। विरल का मतलब कम हो जाता है। पर्वतरोहियों को ऊंचे पर्वत पर सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। 5 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर वायु नहीं है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर चल जाएंगे तो वहाँ वायु नहीं होता है। नहीं, फिर क्या है, एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध वायु की मात्रा मैदान पर उपलब्ध वायु से क्या होता है, कम हो जाता है। नहीं, क्या करा है, एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध वायु की मात्रा मैदान पर उपलब्ध उपलब्ध वायु से कम है। कहने का मतलब हम जो मैदानी क्षेत्र में भी रह रहे हैं और हमें जितना वायु की मात्रा मिल रहा है, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र पर जाएंगे तो उतना वायु की मात्रा जो है वहां पर नहीं मिलेगा। फिर क्या है, देखिए वायु का तापमान मैदान की तुलना में ऊंचाई पर अधिक होता है। और वायु का जो तापमान होता है, ठीक है, वह मैदान की तुलना में ऊंचाई पर क्या होता है, अधिक होता है। वायु का दाब मैदान की तुलना में ऊंचाई पर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, देखिए साधारणतः 7,000 मीटर से ऊंचे पर्वतीय अभियान के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग आवश्यक हो जाता है। अगर मान लीजिए 7,000 मीटर करने का मतलब 7 किलोमीटर से अगर हम ऊंचे किसी पर्वतीय नहीं पर्वतीय मैदान में जा रहे हैं, पर्वतीय मैदान मतलब पर्वतीय क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हमारे लिए कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग आवश्यक हो जाता है। ठीक है। कृत्रिम ऑक्सीजन का करने का मतलब जो ऑक्सीजन मानव मानव निर्मित हो। ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है, गोताखोर जब भी समुद्र में गहराई तक जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए गोताखोर गहरे समुद्र में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि समुद्र के तल में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। नहीं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया भी कहते हैं। नहीं, देखिए क्या है,
गहरे समुद्र में नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है, जिससे गोताखोर के ऊपर आने में क्या होता है, भयंकर दर्द होता है। ठीक है। अब इसी में है, हीलियम रक्त में नहीं घुलती है, इसलिए गोताखोर गहरे समुद्र में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। इसमें खाली ऑक्सीजन नहीं होता है, क्या होता है, हीलियम भी होता है, क्योंकि हीलियम जो है क्या होता है, रक्त में नहीं घुलता है। और नाइट्रोजन क्या होता है, जल में जो है नाइट्रोजन क्या होता है, रक्त में घुल जाता है, जल में नहीं रक्त में घुल जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं वायु का दबाव। ये क्या, इस टॉपिक को चलिए हम लोग कवर करते हैं। करा वायु का दबाव वायुमंडलीय दबाव भी कहलाता है। यह पृथ्वी की सतह पर या उसके वायुमंडल के भीतर किसी दिए गए क्षेत्र के ऊपर हवा के वजन के बराबर कार्य करता है। ठीक है, हवा के वजन के बराबर होता है। यह दबाव आमतौर पर मिलीबार, जिसको हम लोग एमबी कहते हैं, या फिर किलो पास्कल, जिसे हम लोग केपीए कहते हैं, उसमें व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब हम चलिए पढ़ते हैं वायु किससे बनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, वायु कई गैसों से, कई गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का मिश्रण है। इसमें मौजूद मुख्य गैस कौन कौन सी है, देखिए। इसमें जो है 78.09% नाइट्रोजन रहता है, 20.95% जो है ऑक्सीजन रहता है, 0.93% आर्गन रहता है, और 0.4% जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। ये भी आंकड़े जो है बहुत सारे बुक में अलग अलग दिए गए हैं, नहीं, लेकिन आपके एससीईआरटी की बुक में यही आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है। देखिए, जलवाष्प जो है, जलवाष्प का उपस्थित होना, जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। नहीं, देखिए क्या है यहाँ पर, जलवाष्प का उपस्थित होना क्या करा, जब वायु क्या करा, देखिए, जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। इस पॉइंट को हम लोग पहले भी देखे हैं। ठीक है। अगर प्रकृति मान लीजिए जल चक्र की प्रक्रिया होना है तो वहां पर क्या हो जाता है, जलवाष्प का होना अति आवश्यक है। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के दो परमाणु, नहीं, तथा कार्बन के एक परमाणु से मिलकर हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, CO2 होता है। इसमें कार्बन एक है, एक भाग है, और ऑक्सीजन कितने भाग है, दो भाग हैं। इसलिए कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है ऑक्सीजन के दो परमाणु तथा कार्बन के एक परमाणु से मिलकर हुआ है। ठीक है। समान तापमान तथा दबाव पर यह गैसीय अवस्था में रहता है। तो कार्बन की जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, गैसीय अवस्था है। ठीक है। वायुमंडल में यह गैस 0.3% से लेकर के 0.4% तक पाई जाती है, परंतु मौसम में परिवर्तन के साथ वायु में इसकी सांद्रता भी थोड़ी परिवर्तित होती रहती है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, क्या कर रहा है कि चूना जल दूधिया रंग का हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है। नहीं, अब क्वेश्चन है कि चूना जल का दूधिया होना किसकी उपस्थिति दर्शाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। चूना जल में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोवाइड करेंगे उसका रंग क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई कंपटीशन एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए अभी अब हम यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नहीं, नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है, यह रंगहीन और क्या होता है, स्वाधीन गैस है। यह वायुमंडल के लगभग 78% हिस्से का जो है निर्माण करती है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण खंड, क्लोरोफिल और एमिनो एसिड का जो क्या है, एक प्रमुख घटक है। ठीक है। देखिए क्या करा, यह सभी जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन की मात्रा वायु का लगभग 4/5वां भाग होता है। नहीं, अब ये जो है हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट, वायु में धूल कण की उपस्थिति। इससे बहुत सारे पॉइंट बनने वाले हैं। देखिए वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, वायु में क्या होते हैं, धूल के कण उपस्थित होते हैं। चलिए इसके बारे में और आगे पढ़े। देखिए क्या करा है, देखिएगा यहाँ पर करा कि वायु में धूल कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा नाम की पतली नमदार क्या होती है, झिल्ली होती है। ठीक है। फिर क्या करा, देखिए वायु में कुछ गैसें जलवाष्प तथा धूल कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो वायुमंडल में जो है, वायुमंडल कहते हैं, वायु में जो सबसे ज्यादा मात्रा होता है क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। कौन
99% जो है कौन सा गैस बना देती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन जो है 21% होता है। ठीक है, शेष 1% में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल कण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधे को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। मान लीजिए जो जीव पानी में रहता है, जैसे मछली जल में रहता है, तो उस मछली को ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है, क्योंकि श्वसन के लिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई जीव जो है मिट्टी में रहता है, जैसे केचुआ, तो फिर उसको ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, मिट्टी में फिर उसे कैसे मिल पाएगा, क्योंकि श्वसन के लिए तो ऑक्सीजन जरूरत होता है। तो चलिए इसी बात को हम लोग यहाँ पर कब जो है समझने वाले हैं। क्या करा, देखिए, पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन मिलती है, सही बात है, मिल जाती है। पानी में ऑक्सीजन घुल जाती है, ऑक्सीजन जो होती है पानी में घुल जाती है। जिस प्रकार से मान लीजिए नमक क्या है, जल में विलय है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी जो है जल में विलय है। फिर है जलीय जीव और पौधे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो ऑक्सीजन जल में घुलती है उसी ऑक्सीजन का उपयोग जो है जलीय जीव करते हैं, चाहे कोई जलीय जीव हो। नहीं, इसके अलावा मिट्टी की बात करें तो देखिए, मिट्टी के महीन छिद्रों में भी ऑक्सीजन होती है। मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधे मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुले के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। नहीं, अब यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है कि मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करती है। जो मिट्टी में वायु उपस्थित रहता है, इसी वायु का उपयोग जो है मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव और जो है पौधों की जड़ जो है इसका उपयोग कर लेता है। फिर देखिए, कह रहा है मिट्टी क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा क्या करते हैं, छिद्र बना लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मादों में वायु की जगह पानी भर जाता है, और इस स्थिति में है जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। इसलिए हम बरसात के मौसम में घोंघा देख लेते हैं, केकड़ा देख लेते हैं, कछुआ देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है केचुआ देख लेते हैं। ठीक है, खैर कछुआ तो जलीय जीव है, नहीं, तो वो जल में ही रहता है, मिट्टी के अंदर नहीं रहता है। लेकिन ये जो केचुआ वेचुआ है, वो जो है मिट्टी के अंदर रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, बाहर आ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, यही कारण है कि केचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन पर बाहर आते हैं। नहीं, क्योंकि भारी वर्षा में क्या होता है, जो छिद्र होता है उससे जल भर जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसे बाहर आना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, देखिए, अगर मान लीजिए किसी पानी को हम गर्म कर दें तो क्या उसमें ऑक्सीजन रहेगा, इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, आपके सीआरटी बुक में दिया है। नहीं, क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई पानी लाए, नहीं, अगर उसमें ठंडा पानी है तो उसमें मछली डाल दिए तो मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसी पानी को अगर मान लीजिए हम क्या करें, गर्म कर दे, अब फिर उस मछली को उस पानी में डालेंगे तो मछली जो है क्या लगेगा, छटपटाने लगेगा, हो सकता है कि मछली मर भी जाए। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि पानी को गर्म करने से ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। आप पीछे ये भी पढ़े हैं कि मान लीजिए किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो उसकी जो कणों की गति होती है, पदार्थ की जो कण की गति होती है, वो क्या होता है, तेज हो जाता है, अर्थात गतिज ऊर्जा क्या होता है, तेज हो जाता है। और जब गतिज ऊर्जा उसका तेज हो गया तो जो ऑक्सीजन के कण है वो क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ने लगेंगे। ठीक है, जल के साथ उड़ने लगेंगे। इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाती है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो पानी को गर्म करने पर ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है। ठंडे पानी में गर्म पानी की तुलना में अधिक घुलित ऑक्सीजन होती है। तो गर्म अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ठंडे पानी और गर्म पानी में किसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, तो क्या हो जाएगा आंसर, बोलिए बताइएगा, ठंडे पानी में होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में अणु तेजी से आगे बढ़ते हैं और इस तरह ऑक्सीजन पानी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल से लाइन बाय लाइन किया। जो 6 लेवल में वायु के बारे में दिया हुआ है उस लेवल का हम लोगों ने किया। अगर हम इसी को 9th लेवल में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, 8th लेवल में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में पढ़ेंगे, उस बुक में जो दिया होगा। हम लोग अभी किस लेवल पर कर रहे हैं, 6 लेवल पर खाली जो है कवर कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। क्या करा यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न, क्या कर रहा है, श्वसन के लिए आवश्यक होती है। श्वसन के लिए क्या आवश्यक होती है, वायु आवश्यक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है,
कह रहा है पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा वायु मिश्रण है गैसों का, जलवाष्प का, धूल कणों का, उपयुक्त सभी का। तो हमने पढ़ा है कि वायु जो है सभी का मिश्रण है। ठीक है, चाहे धूल कण हो, जलवाष्प हो, कोई भी गैस हो, गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? उनमें इनमें से सभी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? तो ऑक्सीजन के कारण संभव है। बिना ऑक्सीजन का जो है मोमबत्ती जलना संभव नहीं है, कोई भी पदार्थ का जलना संभव नहीं है। फिर देखो, चूना जल में फूकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? हम लोगों ने पढ़ा था चूना जल का दूधिया होना किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करें? रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई वायु की परत को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। फिर क्या करें? गोताखोर जब भी समुद्र की गहराई तक जाते हैं तब जो है डॉट डॉट गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। किसका ले जाते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। और हम लोगों ने एक और पढ़ा था, ऑक्सीजन के साथ साथ किसका सिलेंडर ले जाते हैं? तो हीलियम का। लेकिन चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन, या आप ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लिख सकते हैं। ठीक है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 78% होता है। एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था 78.9%, वो भी सही है। ठीक है, वायु में जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78% ही होती है। फिर देखिएगा कि पौधों में श्वसन डॉट डॉट गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पौधे जो है श्वसन में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। करें कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर वायु जो है मिश्रण है। कैसे? तो हम लोग जानते हैं वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसमें जल वाष्प, धूल कण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों की मिलावट होती है। तो ये वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। फिर क्या करें? कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? देखिए ऑक्सीजन गैस जो है श्वसन के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, अब फिर क्या करें? उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु के उपस्थिति के कारण संभव है। तो वायु की उपस्थिति के कारण क्या संभव है उसके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए, वृक्ष के पत्ते का हिलना, इसका उदाहरण दे सकते हैं। वृक्ष के पत्ते का हिलना, किसी भी चीज का जलना, सजीव जगत के जीव जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया, गाड़ी के पहिया के अंदर ट्यूब को हवा भरना। ठीक है, फिर क्या है? वायुमंडल दबाव के कारण शरीर में जो है खून का दौड़ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पौधे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाने में सहायक होता है? कैसे? देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वसन में उपयोग करते हैं। इसके अलावे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन बनाने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? देखिए, इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की कमी होती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हमारे वायुमंडल जो है यहाँ पे क्या होगा? हमारे वायुमंडल का संतुलन हो जाएगा। क्या होगा? संतुलन हो जाएगा। हमारे वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ पढ़ा। जय हिंद।